यूपीए में चुनाव के मैदान में आने से पहले ही फूट पड़ गई है। जो यूपीए मोदी जी से मुकाबला करने की रणनीति बनाने पर अभी विचार कर रहा था, मैं नेता तू नेता आपस की लड़ाई उनकी सामने आ गई है। जहां एक तरफ अपने आप को मोदी जी के सामने ममता बनर्जी बड़ा घोषित करने की कोशिश में सब लोगों को कहती घूम रही है कि बीजेपी का मुकाबला यदि कोई कर सकता है तो वो टीएमसी है, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हरा दिया है। वहीं आपको बताएं, महाराष्ट्र सरकार में जो एनसीपी है उसको लेकर संजय राउत ने पिछले दिनों बयान दिया था कि मोदी जी को हराने की अगर किसी में ताकत है, कोई यूपीए का अगर अध्यक्ष बनने की शक्ति रखता है तो वो शरद पवार है। अब शरद पवार से जब ममता बनर्जी महाराष्ट्र में जाकर मिलती है, उसके बाद ममता बनर्जी यूपीए पर सवाल उठा देती है और वो कहती है कैसा यूपीए, यूपीए तो खत्म, क्योंकि विदेश में बैठकर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और सीधा सीधा ये ममता बनर्जी का प्रहार राहुल गांधी पर था। और कांग्रेस के अंदर गांधी खानदान पर कोई सवाल उठाए, ये किसी कांग्रेसी को सहन नहीं होता, ना होता है राजमाता को। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि ये गठबंधन अब यूपीए का गठबंधन तो नहीं रहने वाला है। बहरहाल शुभेंदु अधिकारी जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं और वहां विपक्ष के नेता हैं, उनका भी बयान आया और उन्होंने कहा कि देखिए, जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें भी ये सारे के सारे जो विपक्षी दल हैं एक साथ होकर बीजेपी के विरुद्ध लड़े थे। बीजेपी वर्सेस ऑल हुआ था और उस समय भी ये बीजेपी को हराने में नाकाम रहे थे। अब जो चुनाव आएगा 2024 का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीट लाकर फिर से सत्ता में काबिज जाएगी। और आपको बताएं, इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरह से 2014 का चुनाव लें, 19 का चुनाव लें, उसकी तुलना में जिस तरह के काम केंद्र सरकार के अब हुए हैं, तो पूरे देश के अंदर मोदी जी की सरकार की लोकप्रियता जो हुई है वो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी है। अब ऐसे में यूपीए की आपस की लड़ाई है, ये सामने आ रही है। वहीं आपको बताएं, अधीर रंजन चौधरी जो कि सदन में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने ममता बनर्जी का मजाक बनाते हुए तो उनको पागल तक कह दिया। और उन्होंने कहा क्या कि ममता बनर्जी को ये पता नहीं है यूपीए का मतलब क्या है, उसमें कौन कौन है, और लगता है उनके पागलपन की शुरुआत हो गई है। अब ये बहुत बड़ा शब्द है कि ममता बनर्जी को कोई कांग्रेस का लीडर जो कि आता खुद पश्चिम बंगाल से हो, वो उनको पागल कह दे। असल में ये बात ये हुई थी कि ममता बनर्जी ने भी अधीर रंजन चौधरी का विरोध किया था जब वो सदन में विपक्ष के नेता कांग्रेस की तरफ से बन रहे थे। अधीर रंजन चौधरी की प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, यानी राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका है, गांधी परिवार, ये तीन ही व्यक्ति हैं जो पूरी कांग्रेस को कमांड करते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये कहीं दिखाई नहीं दिए। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में राहुल गांधी जहां अन्य राज्यों में हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, चुनावी सभा कर रहे थे, बराबर में असम है वहां सभा कर रहे थे, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में एक भी सभा में नहीं गए। उसका मतलब क्या माना जा रहा था कि कांग्रेस राहुल गांधी का फुल्ली सपोर्ट ये सत्ता बनाने के लिए ममता बनर्जी को था। यदि ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारती, निश्चित रूप से ममता बनर्जी की सरकार नहीं बन सकती थी पश्चिम बंगाल में, बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह का फेवर ममता बनर्जी को सत्ता सौंपने के लिए किया, ऐसी उम्मीद मानी जा रही थी कांग्रेसियों की तरफ से कि अब ममता बनर्जी उनका सपोर्ट करेगी। और जिस तरह से कांग्रेसियों का बयान आया था, जैसे आपको बताएं, नाना पटोले है, उन्होंने जब संजय राउत ने बयान दिया था कि महाराष्ट्र से यदि शरद पवार हैं जो मोदी को हरा सकते हैं, यूपीए के अध्यक्ष बनने की क्षमता रखते हैं, उस टाइम तुरंत नाना पटोले ने मना कर दिया था और कहा मैं इस बयान का खंडन करता हूं, शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष नहीं, सोनिया मैडम हैं अभी, क्योंकि वहां तो एक ही कल्चर है, गांधी खानदान। तो तभी इनमें आपस में फूट चल रही थी, तभी बयानबाजी एक दूसरे से कर रहे थे कि गांधी खानदान के अलावा कांग्रेस में तो किसी और को यूपीए का चेयरपर्सन वो स्वीकार नहीं कर सकते। अब सवाल ये था कि फिर कांग्रेस, राहुल गांधी ये ममता बनर्जी को सपोर्ट क्यों कर रहे थे? केवल इसीलिए कि जब 2024 का चुनाव आएगा तो उस समय ममता बनर्जी से वो उम्मीद कर रहे थे कि अब ममता बनर्जी की हमने सत्ता बनवाई है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमने बनवाई है,
तो अब ममता बनर्जी राहुल गांधी को यूपीए का चेयरपर्सन स्वीकार करे। इसीलिए राहुल गांधी पूरे समय जब चुनाव हुए थे ये, उन चुनावों में गायब रहे, एक तरह से ममता बनर्जी के फेवर में। लेकिन ममता बनर्जी ने जता दिया और बता दिया कि तुम मूर्ख हो सकते हो कि अपनी पार्टी को खुद बर्बाद कर दो, तुम खुद हार जाओ, अपना अस्तित्व जीरो कर लो, लेकिन ममता बनर्जी वो खिलाड़ी है जो अपने राज्य में जीतने के बाद अब वो अपना जो नेतृत्व है वो पूरे राज्य के बाहर भी करना चाहती है और राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहती है। और इसीलिए ममता बनर्जी ने घोषणा भी की, अपने भतीजे को जब उन्होंने कमान दी पार्टी की और उसको महासचिव बनाया, तभी कहा उन्होंने कि अभिषेक बनर्जी अब पूरे देश में भ्रमण करेगा। और वो अभिषेक बनर्जी को लेकर भी गई महाराष्ट्र में, इंट्रोडक्शन कराया, वहां उसकी तारीफ की, ये हमने देखा। यानी वो अपने भतीजे को लॉन्च कर रही है राष्ट्रीय नेता के तौर पर। और खुद कई बार ये बोल चुकी है कि अगर कोई मोदी का मुकाबला कर सकता है तो वो टीएमसी है। यानी वो शरद पवार को भी पीएम का चेहरा मानेगी कि नहीं, इस पे भी अभी शंका है। लेकिन ये जो शरद पवार की मुलाकात है, इसके बाद जिस तरह के बयान आए हैं, इससे इतना तो स्पष्ट है कि शरद पवार जी की भी इसमें सहमति है कि वो कांग्रेस को दरकिनार करे, राहुल गांधी को छोटा नेता बताए और वो अलग से एक नया गठबंधन बनाए। तो यूपीए खत्म। अब एक तीसरा मोर्चे की जो हमेशा बात होती है वो पिछले 25 साल से हो रही है, तीसरा मोर्चा बनेगा, हर चुनाव में बनता है। जब भी लोकसभा के चुनाव आएंगे ये सारे नेता हाथ ऊपर करके फोटो खिंचवाते हैं, खड़े हो गए साहब सारे, ओवैसी फुवैसी सारे आ जाएंगे। तो ये सब समाजवादी, वो ओवैसी, ये सब एक दल बनाएंगे, फिर से मोदी के सामने आएंगे। लेकिन ये सारे नेता समझ लें, देश के मूड को पहचान लें और मोदी जी के बारे में जरा सर्वे करवा लें। 2024 का चुनाव पिछले चुनाव से कम से कम 50 सीटें और बीजेपी अधिक लेकर आने वाली है। क्योंकि देश का मूड देखिए और दुनिया का मूड देखिए, और जिस तरह के काम किए हैं बीजेपी के सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में, इस तरह तो 70 साल में नहीं हुए भाई। कितने हाईवे हैं गिनो जरा, कितना किलोमीटर रोज सड़क बन रही है, कितना किलोमीटर रेल मार्ग बन रहा है, किस तरह के काम, कितने एयरपोर्ट देश में बने हैं, किस तरह से कोविड का प्रबंधन किया गया, ये कभी हुआ है? कांग्रेस के शासन में तो सोच ही नहीं सकते थे कि बिना घोटाले के कोई विकास का काम हो जाए। अब मोदी जी ने अगर ये किया है, कर दिखाया है, तो देश की जनता उसका फल तो देगी। देश की जनता समझ रही है 70 साल में जो गरीबी रेखा के नीचे रहे वो 40 करोड़ संख्या गरीब ही बना रहा। अल्पसंख्यक वोट जिनकी ली कांग्रेसियों ने और जिन दलितों की वोट के आधार पर राजनीति की, उनको हमेशा गरीब बनाए रखा, उनको दबाए रखा। मोदी सरकार आई तो निचले तबके को ऊपर लाने के लिए काम किए, चाहे स्वयं सहायता समूह के जरिए करोड़ों लोगों को रोजगार दिया गया। वहीं आपको बताएं, स्वयं अपना रोजगार खड़ा करने के लिए जहां मुद्रा लोन की योजना की गई, लोगों को रोजगार अपना खड़ा करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत सारी टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाखों करोड़ों देश के युवकों को और युवतियों को ट्रेंड किया गया कि वो अपना खुद का काम कर सकें। इससे जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला तबका था, उनको फ्री में जो सरकार ने ट्रेनिंग दी और उसके बाद बैंकों से लोन दिया, इसके कारण उनके जीवन के स्तर में सुधार आया है। और इसके कारण आज जो गरीब तबका है उसको जहां एक तरफ 2 साल से लगभग तो अभी पूरा हो गया है, अगले 6 महीने अभी इसी तरह उनको राशन मिलने वाला है। एक तरफ उनको राशन देकर मदद की, एक तरफ किसानों को सम्मान निधि देकर मदद की, वहां उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए रोजगार दिया, फ्री में मकान दिया और बच्चियों के लिए इज्जत घर बनाए, स्कूलों का कायाकल्प किया, मेडिकल कॉलेज बनाए। देश में कभी एम्स एक ही होता था, 6 एम्स हैं। ये देश में तरक्की जो हुई है, इसके सामने नफरत की राजनीति करने वाले दलों की दाल गलने वाली नहीं है। ममता बनर्जी तो जो राष्ट्रीय नेता सोच रही है, जैसा अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी समझो कि पश्चिम बंगाल पूरा भारत नहीं है। उनको लगता है पश्चिम बंगाल में जीत गई तो जैसा खेला होबे का नारा दिया था, वैसा खेला आप पश्चिम बंगाल की दीवार के बाहर कहीं करा ले जाओगी। आपके बगल में 2 राज्य हैं, बिहार और एक तरफ असम, जरा वहां खेला होबे करके दिखाओ, आपको पता लग जाएगा
त्रिपुरा ने करके दिखा दिया है। जिस तरह से आप वहां से इज्जत बचाकर भागी हैं, आपको बता दिया आपके पड़ोसियों ने कि आपका ये खेला होवे का नारा, ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं का प्रेम, ये पश्चिम बंगाल तक सीमित है, उसकी सीमाओं से बाहर ये पूरे देश में कहीं चलने वाला नहीं है। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जिस तरह से एनआरसी को अपग्रेड करने के लिए असम गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का फंड दिया है, ये जता दिया है कि अब केंद्र सरकार सीधे सीधे इस पर काम करने वाली है। जैसे ही कोरोना के और केस घटेंगे, निश्चित रूप से डिटेंशन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं उनमें बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को उठा उठाकर बंद किया जाएगा और इस देश का सफाई अभियान चलेगा। इसी में यह सरकार बना ले जाएगी। ममता बनर्जी की जो ताकत है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जिनका 2024 में कोई अस्तित्व ही नहीं रहने वाला है। वंदे मातरम।